क्या होगा अगर स्वर्ग एक शिकारी हो? सांता रोसा का ब्लू होल सिर्फ एक गोताखोरी स्थल नहीं है, यह एक सायरन का गीत है। स्पष्ट पानी, 62 डिग्री तापमान और दृश्यता जो अनंत लगती है, लेकिन करीब से देखें, वह चमकता नीला रंग, यह एक मुखौटा है। हम सुंदरता पर क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि इस पूल की सतह के नीचे एक गुफा प्रणाली है जो इतनी घातक है कि विशेषज्ञ इसे पानी के नीचे आत्महत्या का मिशन कहते हैं। 1976 में 2 छात्रों ने इसे अपने तरीके से सीखा। उनके शवों को कई हफ्तों बाद ही बरामद किया गया, जो सुरंगों में उलझे हुए थे। अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको से 100 मील पूर्व में सांता रोजा का छोटा शहर है। शहर के एक तरफ एक तैराकी स्थल है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, जो पहली नजर में तालाब से ज्यादा कुछ नहीं लगता। हालांकि यह सच से बहुत दूर है। किनारों के आसपास कुछ पेड़ और चट्टानें हैं, लेकिन पहली चीज जो इसके बारे में ध्यान देने योग्य है वह है पानी का गहरा नीला रंग, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि यह कोई उथला गंदा तालाब नहीं है। यह स्पष्ट रूप से बहुत गहरा है और पानी बेहद साफ है, और यह सतह से बहुत ही साधारण है। इसलिए आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह पूरे देश में सबसे लोकप्रिय गोताखोरी स्थलों में से एक है। यह छेद ऐतिहासिक रूट 66 पर भी स्थित है, जो कि आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि यह अमेरिका में मूल राजमार्गों में से एक है, जो 1920 के दशक का है। तब से यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। लेकिन रूट 66 की स्थापना से पहले यहाँ गंदगी वाली सड़कें थीं जो बहुत पीछे तक जाती थीं, और इन समय अवधियों के दौरान ब्लू होल मवेशियों और रेगिस्तान में जाने वाले यात्रियों को पानी उपलब्ध कराता था। किसी भी मामले में ऐसा इसलिए है क्योंकि सांता रोजा का ब्लू होल एक प्राकृतिक आर्टेसियन कुआं है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक झरना है जो धरती के अंदर गहरे पानी से भरता है, और पानी के दबाव के कारण यह अविश्वसनीय मात्रा में बहता है। इस विशेष झरने में 3000 गैलन प्रति मिनट का निरंतर प्रवाह होता है। मार्च 1976 में 10 छात्र और उनके प्रशिक्षक इन परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए तैयार होकर आगंतुक केंद्र की पार्किंग में पहुंचे। ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के छात्रों के रूप में उन्होंने अपनी एक कक्षा के हिस्से के रूप में कुछ पानी के नीचे की फोटोग्राफी करने की योजना बनाई। लगभग 10:30 बजे सभी ने अपना स्कूबा गियर पहना हुआ था, और चेतावनी दी गई कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें गुफा के पूर्वी हिस्से में प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर निर्देशों के बाद सभी ने नीचे उतरना और पानी की खोज शुरू कर दी। कुछ छात्रों के लिए वह चेतावनी एक आमंत्रण की तरह थी। जल्द ही डेविड और माइक चारों ओर देखने के लिए नीचे की ओर चले गए, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे 4 फुट के छोटे से छेद के सामने तैर रहे थे। आखिरकार उनकी जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया, और उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि उन्हें अंदर जाकर इसे देखना चाहिए। प्रवेश द्वार से गुफा लगभग 15 फीट नीचे उतरती है, और वातावरण बहुत अलग है। जगह तंग है और दीवारें और फर्श दांतेदार और रेतीले हैं। यह ऊपर की तरह बिल्कुल साफ पानी नहीं है। फिर भी वे चलते रहे, और 15 फुट की खाई के नीचे एक बड़ा गलियारा है जो 60 डिग्री के कोण पर आगे और पीछे की ओर विभाजित होता है। अंत में जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें पता नहीं था कि वापसी का रास्ता कहाँ है। उनके दृष्टिकोण से यह उनके सामने धूल का एक बड़ा बादल था, और इस तरह के बादल में प्रवेश करने पर आप दिशा का सारा बोध खो देते हैं, और बेतरतीब घुमावदार सुरंगों में कोई सुराग नहीं होता कि ऊपर कौन सा रास्ता है और नीचे कौन सा रास्ता है। यहीं से आमतौर पर घबराहट शुरू होती है। जब आप अंधाधुंध तरीके से गाद के बीच से आगे बढ़ते हैं तो आपको पेट में दर्द होने लगता है, ये जानते हुए कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और आपके पास बस इतनी ही हवा बची है। और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, आप इतनी जोर से सांस ले रहे होते हैं कि आपका सांस फूलने लगता है, और आप घबराहट में अपनी गति से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इससे दृश्यता की समस्या और बढ़ जाती है, और आप दीवारों और छतों से टकराते हैं, और फिर अचानक आप सांस लेते हैं और ऐसा लगता है कि आप स्ट्रॉ से सांस ले रहे हैं, क्योंकि आपके टैंक में हवा खत्म हो गई है। बाकी छात्रों और प्रशिक्षक को यह एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि डेविड और माइक के साथ कुछ हुआ है। फिर उसके कुछ समय बाद शवों की बरामदगी शुरू हुई। उसी दिन दोपहर में डेविड और माइक गुफा में घुसे,
बचाव दल के गोताखोर गुफा के प्रवेश द्वार पर उतरे और उन्हें खोजने के लिए 100 फुट 30.5 मीटर की लाइन बनाई। 2 छात्रों के विपरीत इससे उन्हें वापस जाने का रास्ता मिल गया, भले ही रास्ता सिल्ट से भरा हुआ हो। इस खोज के दौरान उन्हें माइक का शव गुफा के कई कमरों में से एक के प्रवेश द्वार के पास मिला, जो मुख्य दालान से अलग था। हालांकि डेविड को खोजने में बहुत समय लगा। उस समय गुफा में गोताखोरी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। यहां तक कि बचाव दल भी मुख्य रूप से स्वयं सेवकों से बने थे। उनमें से कई लोग परिस्थितियों के कारण प्रवेश भी नहीं करते थे। गहराई एक मुद्दा था, लेकिन गहराई से परे गुफा इतनी छोटी है कि वास्तव में एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही अंदर भेजना समझदारी थी। अगले कई दिनों में टीम 181 फीट की गहराई तक पहुंच गई, जो कि गुफा की शुरुआत से दोगुनी गहराई है। इस दौरान एक बचाव गोताखोर अंततः एक बड़े दालान के अंत में उतर गया। फिर उसने कमरे को रोशन करने के लिए एक शक्तिशाली टॉर्च जलाई, लेकिन कक्ष बहुत बड़ा होने के कारण वह नीचे भी नहीं देख सका। हालांकि खोज के दौरान शायद सबसे डरावनी बात यह थी कि गोताखोर जो बुलबुले निकाल रहे थे, वे छत से चट्टानों को उखाड़ रहे थे। एक घटना में एक गोताखोर को पीठ पर एक चट्टान से चोट लगी जो लगभग 1 फुट चौड़ी थी। दूसरे उदाहरण में एक गोताखोर को एक चट्टान से धक्का लगा जो 2 फुट चौड़ी थी और शायद सैकड़ों पाउंड की थी, जब वह अंधेरी सुरंगों से गुजर रहा था। आखिरकार 4 दिन बाद 14 तारीख को सतह पर दबाव में बदलाव के कारण पानी बहुत बादल बन जाने पर खोज बंद कर दी गई। उसके बाद किसी और को अंदर जाने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर 300 पाउंड 186 किलोग्राम की धातु की जाली लगाई गई और 1 महीने से अधिक समय बाद जाली को अस्थायी रूप से हटाया गया और डेविड का शव आखिरकार मिल गया। अविश्वसनीय रूप से यह केवल 130 फीट 29.6 मीटर की गहराई पर था, जो वास्तव में बचाव दल द्वारा की गई दूरी की तुलना में बहुत गहरा नहीं है। वे बस इतने सारे कमरे और शाखाएं और दरारें थीं जिन्हें जांचना था। अंत में उसके बाद जाली को फिर से स्थापित किया गया, जहां यह लगभग 40 वर्षों तक रहा। 37 साल बाद एक गोताखोरी संगठन एडीएम एक्सप्लोरेशन फाउंडेशन नामक संगठन ने सांता रोजा शहर से संपर्क किया और उम्मीद जताई कि उन्हें गुफा का नक्शा बनाने और अन्वेषण करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे इतने सालों से सील कर दिया गया था। कुछ योजना और अनुमति के बाद एडीएम को अनुमति दी गई और उनका पहला काम प्रवेश द्वार पर लगी भारी जाली को हटाना था। दुर्भाग्य से जब इसे हटाया गया तो उन्होंने पाया कि अंदर भारी मात्रा में पत्थर और मलबा है। शहर को पता नहीं था कि सेना ने प्रवेश द्वार पर 2 डंप ट्रक भर पत्थर फेंक दिए थे। इसीलिए सबसे पहले उन्हें नीचे की ओर खुदाई करनी पड़ी और अंदर जाने से पहले मलबा हटाना पड़ा। आखिरकार रास्ते में सिर्फ एक बड़ा पत्थर था जिसने पहुंच को अवरुद्ध कर दिया और अगले 3 सालों तक प्रगति को रोक दिया। 2016 में आखिरकार रास्ता इतना साफ हो गया कि मानचित्रण अन्वेषण शुरू हो सका। मिशन के लिए उस समय के कुछ अन्य प्रमुख गुफा गोताखोरों के अलावा अन्वेषण का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति प्रसिद्ध गुफा गोताखोर माइक यंग थे। कुछ दिनों के लिए वह और शेन थॉम्पसन नामक एक अन्य नौसेना गोताखोर गुफा का मानचित्रण कर रहे थे और यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रेखाएं चला रहे थे कि वे हमेशा अपना रास्ता खोज सकें। 26 मार्च तक वे लगभग उतनी दूर तक जा चुके थे जो 150 फीट 49.4 मीटर थी। वे शायद थोड़ा और गहराई तक पहुंच सकते थे, लेकिन अंत में उन्होंने फैसला किया कि यह बहुत अधिक काम होगा। गुफा का सबसे गहरा बिंदु चट्टानों से भरा हुआ था, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ते से हटाना होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि यह उनके गोता लगाने का आखिरी दिन होगा और माइक नीचे जाने वाला था ताकि वह क्षेत्र की एक और जांच कर सके, ताकि कहीं कोई रास्ता छूट न जाए और नीचे तक तय की गई रेखा को हटा सके। अब यह वास्तव में स्पष्ट नहीं है कि गुफा हमेशा से ऐसी ही थी या नहीं, और इसका वर्णन इस तरह से नहीं किया गया था जब 1976 में पहला बचाव कार्य किया गया था। लेकिन जब माइक और शेन ने गुफा में गोता लगाया तो यह लगभग 140 फीट की गहराई पर बड़ी चट्टानों और पत्थरों से भरी हुई थी। इसलिए सुरंगों में तैरने के अलावा सुरंगें पत्थरों से भी भरी हुई थीं, जो कभी कभी कारों के आकार के होते थे। इसका मतलब यह था कि उन्हें इन बड़ी अस्थिर चट्टानों के बीच दरारों और खुले स्थानों से रास्ता भी खोजना था। कभी कभी
उनके पास मुड़ने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं होती थी। अन्य समय वे तैरते थे और उन्हें छोटी चट्टानें हटानी पड़ती थीं, जो खतरनाक भी था क्योंकि आप बड़ी चट्टानों को हटाने का जोखिम उठा सकते थे। वास्तव में यह सब इतना खतरनाक था कि अन्वेषण के दूसरे अंतिम दिन तक, जब शेन ने इसे पार किया, केवल माइक ही 140 फीट की सीमा को पार कर सकता था। फिर चूंकि शेन ने इसे पार कर लिया था, इसलिए उन्होंने उसे माइक के साथ अंतिम गोता लगाने के लिए पूर्व नियोजित गहराई तक ले जाने की योजना बनाई। जब दोनों व्यक्ति पहले प्रतिबंध से गुजरे तो जिस सुरंग में वे घुसे वह नीचे की ओर चट्टानों और मलबे से भरी हुई थी। माइक स्पष्ट रूप से घबरा गया था। वह भी भ्रमित था क्योंकि उसे पता था कि वह अभी अभी कुछ ऐसी बाधाओं से गुजरा है जो इतनी आसान नहीं है। लेकिन किसी भी तरह सदमे से उबरने के बाद उसने शेन से वापस मुड़ने के लिए कहा। शेन ने फिर जवाब दिया कि वह नहीं कर सकता। फंसने और जगह कितनी छोटी थी, उसके लिए खुद को वापस घुमाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए माइक ने खुलने से पीछे हटकर शेन को पकड़ लिया और उसे जितना हो सके उतना जोर से खींचा। वह उसे अंदर ले गया और मुड़ गया, लेकिन ऐसा महसूस होने से पहले कि वह शेन के पैरों को तोड़ने वाला था। आखिरकार वे दोनों चट्टानों के बीच से बाहर निकलने में कामयाब रहे और हालांकि माइक गाद के बीच से शेन को नहीं देख सकता था, लेकिन वह अपने हाथों में लाइन को हिलते हुए महसूस कर सकता था। इसलिए उसे पता था कि शेन भी आगे बढ़ रहा है। फिर अचानक लाइन माइक के हाथों से ऐसे छूट गई जैसे शेन ने उसे बहुत जोर से खींचा हो, और तुरंत उसने चट्टानों को थपथपाना शुरू कर दिया, उसे फिर से खोजने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वह सचमुच उसकी एकमात्र जीवन रेखा थी। फिर जब उसने चारों ओर थपथपाना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भी बढ़ने लगी हैं। शुक्र है उसके पास यह समझने की सूझबूझ थी कि उसके पास ऐसा उपकरण है जो जरूरत पड़ने पर पूरे दिन चल सकता है। कोई जल्दी नहीं थी, उसके पास बहुत समय था। उसे बस एक पल के लिए बैठना था और खुद को शांत करना था, इसलिए उसने यही किया। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने फिर से चारों ओर देखना शुरू किया। वह जानता था कि उसे किस दिशा में जाना है, क्योंकि वह पहले सही दिशा में जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे कहीं भी रेखा नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उसे थोड़ा सा रास्ता दिखाई दिया और वह उसमें से गुजरा और इधर उधर घूमता रहा और चमत्कारिक रूप से फिर से रेखा पर ठोकर खाई। इसलिए उसने राहत की एक बड़ी सांस ली और फिर चट्टानों के बीच से उसका पीछा करता रहा। तभी अचानक उसने महसूस किया कि शेन का हाथ पत्थरों के बीच से इस छोटे से छेद में से निकल रहा है, और तुरंत वह उसके हिलने के तरीके से बता सकता था कि शेन पूरी तरह से घबरा गया था। माइक ने उसे यह भरोसा दिलाने के लिए पकड़ लिया कि वह उसकी मदद करने जा रहा है, और शेन को बाहर निकालने के लिए किसी तरह इधर उधर देखने लगा। आखिरकार उसे पास में एक बड़ा छेद मिला और फिर उसने शेन को अपनी ओर खींचकर उस छेद तक पहुंचाया। इस बिंदु पर शेन अभी भी पूरी तरह से अपना आपा खो रहा था, लेकिन उसे लगा कि माइक ने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है। दुर्भाग्य से जैसे ही वह छेद के पास पहुंचा, उसने जितनी तेजी से हो सकता था रेंगना शुरू कर दिया, और क्योंकि उसने अपनी घबराहट में ऐसा बेतरतीब ढंग से किया, वह वास्तव में संकरी सुरंग में माइक के नीचे खुद को इस हद तक फंसाने में कामयाब रहा कि शेन का सिर माइक के पैरों के पास था और माइक का सिर शेन के पैरों के पास था। उस समय वे पूरी तरह से फंस गए थे, लेकिन शेन अभी भी घबरा रहा था और पागलों की तरह अपने पंखों को मार रहा था, जिससे माइक को शेन के लात से अपना चेहरा बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अराजकता में उसने माइक के सूट पर एक वॉल्व को लात मारकर उसे तोड़ भी दिया, जिससे माइक का सूट ठंडे पानी से भरने लगा। इस बीच माइक को बस इतना पता था कि यह एक भयानक स्थिति थी और उसे जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की जरूरत थी। आखिरकार वह अपने पैरों में से एक को दरार में फंसाने में कामयाब हो गया, जिससे शेन को बस इतना ही स्थान मिला कि वह उसमें से निकल सके और आखिरकार उन्हें खोल सके। इससे भी बदतर, इस प्रक्रिया में उसने माइक के पंखों में से एक को फाड़ दिया। इसके अलावा मुक्त होने के बल ने उसे उसी छेद से आगे धकेल दिया जिससे शेन अभी अभी बाहर आया था। इसके बाद वह बस शांत होने के लिए एक पल के लिए वहीं बैठा रहा, जो पहले से भी अधिक कठिन था क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था। अंत में फिर से जब वह काफी शांत हो गया तो सबसे पहले वह उस छोटे से छेद से बाहर निकला जिससे उसे जबरन निकाला गया था। फिर से
उसने इधर उधर थपथपाना शुरू किया, उस दिशा में एक छेद की तलाश में जो उसे लगा कि ऊपर और बाहर है, और यह लगभग प्रतीकात्मक था कि उसे अभी भी बाहर निकलने की उम्मीद थी। इसके बाद उसने उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा जो उसे लगा कि ऊपर है। वह एक छेद ढूंढता, उसमें से गुजरता, दूसरे छेद के लिए इधर उधर थपथपाता, उसमें से गुजरता, और इसी तरह फिर किसी तरह वह एक ऐसा क्षेत्र खोजने में कामयाब रहा जहां गाद इतनी बुरी नहीं थी। उसे वास्तव में थोड़ी दृश्यता थी। जैसे ही वह उस ओर तैरा, वह रेखा को भी देखने में सक्षम था। आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया और उसने महसूस किया कि वह अभी भी उसे हिलता हुआ महसूस कर सकता है, जिसका अर्थ है कि शेन अभी भी गाद से भरे पत्थरों में कहीं सक्रिय था। फिर लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के वह बस उनकी ओर मुड़ा और शेन की मदद करने के लिए उस दिशा में तैरना शुरू कर दिया। दुखद रूप से जैसे ही वह तैर रहा था, अचानक लाइन ढीली हो गई और तुरंत उसे पता चल गया कि शेन की मृत्यु हो गई है। इसके तुरंत बाद वह वापस आया और शेन के बेजान शरीर को पाया। सब कुछ कहने और करने के बाद टीम ने गुफा का नक्शा बनाया, लेकिन जाहिर है यह उस तरह नहीं हुआ जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। और शेन को खोने के अलावा अभियान की उम्मीद का एक हिस्सा गुफा का नक्शा बनाना था, ताकि अंततः स्थानीय गुफा गोताखोरों के लिए एक जगह बन जाए और वे खोज करें। हालांकि जैसा कि माइक ने कहा, यह उन सबसे स्केच वाली गुफाओं में से एक थी जिसमें वह कभी गया था। भले ही इसे ड्रेज किया गया हो और लाइनें तय की गई हों, सभी बोल्डर और प्रतिबंध का मतलब था कि यह अभी भी सबसे उन्नत तकनीकी गोताखोरों तक ही सीमित होगा। माइक ने बाद में प्रतिबंधों में से एक का वर्णन भी किया, जो जाहिर तौर पर एक विशाल बहुटन बोल्डर के नीचे एक छोटा सा उद्घाटन है जो चट्टान के एक छोटे से होंठ पर संतुलित है। इसलिए अंततः यह निर्णय लिया गया कि गुफा बहुत खतरनाक थी और प्रवेश द्वार पर एक नई जाली लगाई गई। इसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। हालांकि सांता रोजा का ब्लू होल आज भी एक सुरक्षित और लोकप्रिय गोताखोरी स्थल और तैराकी स्थल बना हुआ है। अगर आप इसे यहाँ तक देख पाए हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।